नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने के आरोपों के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी का बचाव करते हुए कहा कि 18 वर्षीय छात्रा को खलनायिका की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि 18 साल के बच्चों को तो यह भी नहीं पता होता कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें किस तरह की सजा हो सकती है। चतुर्वेदी ने कहा कि एक युवा लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा किया हो सकता है कि उससे कुछ गलती हो गई हो, लेकिन 18 साल की लड़की को इस तरह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक 19 साल के बच्चे की मां के रूप में यह सब बात कर रही हूं। मैं अपनी राजनीति को इससे अलग रखती हूं। दरअसल शिवसेना सांसद का यह ट्वीट तब आया है जब स्मृति ईरानी ने सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी फर्स्ट ईयर कॉलेज छात्रा है और कोई बार नहीं चला रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कानूनी रूप से अपना दावा साबित करने को कहा है। बता दें कि गोवा में अवैध बार संचालन में कथित रूप से स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी की ओर से चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर फर्जी लाइसेंस लेने के आरोप है। वह लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में लिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की थी। उधर कांग्रेस के आरोप के बाद स्मृति ईरानी मामले में कांग्रेस नेता और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही हैं। आरोपों को खंडन करते हुए उन्होंने कहा था कि दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। उस लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने 2014 और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो 18 साल की लड़की जो कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। गोवा का ये पूरा मामला है। अवैध बार मामले में कांग्रेस एक तरफ जहां स्मृति ईरानी को घेर रही है, तो स्मृति ईरानी ने भी तमाम आरोपों का कड़े शब्दों में खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के उन आरोपों का कड़े शब्दों में खंडन किया। उनकी बेटी गोवा में अवैध बार चलाती है, इस बात को उन्होंने सिरे से नकारा है। वहीं बीजेपी नेता इस मसले पर सतर्कता के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आए। ईरानी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनकी बेटी जोइश सिर्फ कॉलेज की एक छात्रा है और आरोप लगाने वालों को उन्होंने कानूनी अदालत और लोगों की अदालत के समक्ष ले जाने की धमकी दी। बीजेपी ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कई नेताओं ने चुप रहने का विकल्प चुना और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे कुछ नेता ट्विटर पर उनके बचाव में आए। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनिथी श्रीनिवासन ने भी ट्वीट किया और कहा कि आरोप बिल्कुल अस्वीकार्य है। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ईरानी पहले ही अपना बचाव कर चुकी हैं और पार्टी स्थिति पर नजर रखे हुए है। एक अन्य नेता सुनील देवधर ने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्वीट किया, जिसे ईरानी ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से संबोधित किया था। पार्टी के एक नेता ने कहा कि कागजों में उनकी बेटी का नाम नहीं है। भले ही वह रेस्टोरेंट से जुड़ी हैं, लेकिन उसने कुछ भी अवैध नहीं किया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया गया है उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी साबित नहीं करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ उन्हें निशाना बनाना चाहती है क्योंकि वह गांधी परिवार से मुकाबला कर रही है। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ लोगों का मानना है कि जो वीडियो और इंस्टाग्राम रिपोर्ट सामने आई है, कांग्रेस ने जिन्हें शेयर किया है, उन्हें प्रेस को संबोधित करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए था। मंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया, बीजेपी के नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अवैध बार चलाने के आरोपों को लेकर
घिरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के समर्थन में उतरी हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस जोश ईरानी के मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं शिवसेना एमपी ने कहा कि 18 वर्षीय को खलनायक नहीं बनाना चाहिए। स्मृति ईरानी की बेटी का नाम लिए बिना प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि 18 साल के बच्चों को पता नहीं होगा कि भारत में रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है, तो राजनीति को इस मसले से अलग रखना चाहिए। ये तमाम बातें शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के द्वारा कही गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी का बचाव किया। प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने भी सवाल कर दिया। उन्होंने पूछा क्या वह यही बात तब भी कहती जब यह आरोप सामान्य नागरिक के खिलाफ लगा होता। इस पर प्रियंका ने कहा कि मेरा भाई किसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त बैकग्राउंड से नहीं आता था। 18 साल की उम्र में उसने भी यही सपना देखा। मुंबई में अपने सपने को साकार करने की कोशिश में उसे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, साथ ही उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो हाँ, मुझे पता है कि मैं किस बात को लेकर चिंतित हूँ। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल से ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवसेना के नेता संदीप जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुभेंदु जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बस रिएक्शन चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं है जो स्मृति ईरानी की बेटी को गलत बता रहा हो, लेकिन आपका रिएक्शन इस मसले पर क्या है? देखिए, मेरा भी वही रिएक्शन है जो स्मृति ईरानी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। विषय भाजपा और बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है, स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को लेकर है। इसलिए इस विषय पर ना भाजपा का कोई टॉपिक है, प्रवक्ता बोलता नहीं है। परंतु स्मृति जी ने जिस तरीके से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि राजनीति का कितना नीचा स्तर हो गया है जी, कि राजनीति करते करते आप कितने पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं कि जो बच्चे हैं उनको भी इन्वॉल्व करना, वो उनका बाल है नहीं है क्या है, उन्होंने साफ साफ कहा वो पढ़ रही है। और ये एक डिबेट का टॉपिक तो हो सकता है, पर कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर इतने समय तक राज्य किया, वो आज इतनी वैचारिक मानसिकता की विकलांगता पे आ चुकी है कि वो अब किन विषयों को उठा रही है ये समझ में नहीं आता। और कौन लोग उठा रहे हैं? जयराम रमेश और पवन खेड़ा टाइप के लोग। मेरा ये कहना है, मैं आपके चैनल पर और सभी जगह पर सोशल मीडिया के सभी पॉइंट पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यस, किसी के व्यक्तिगत घरों के ऊपर इस तरीके के आक्षेप ना करें। राजनीति करनी है तो राजनीति करें, पर उसका एक मर्यादा में रहें, ये मेरा कहना है। संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संदीप जी तक आवाज नहीं मिल रही है। विपिन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है। ये किस तरफ जा रही है हमारे देश की राजनीति सर? एक राजनेता है, 18 साल की उनकी बच्ची है और कैसे आरोपों से उस बच्ची को घेर दिया जाता है, ये सब क्या दर्शा रहा है? क्या वाकई में अवैध बार का इतना बड़ा मसला हो सकता है जिसे कांग्रेस पार्टी इस तरीके से लेकर आ गई? क्योंकि हमें वो दौर भी याद आ रहा है जब राहुल गांधी को एक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की नहीं गई थी, राहुल गांधी ने वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर अपने बयानों में कह दिया और फिर बिना जाने पहचाने या बिना पूरी जानकारी जुटाए कांग्रेस पार्टी क्यों अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार है? विपिन जी, देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि हम एक तरफ बात करते हैं, रहनुमा बनते हैं, बात बोलते हैं कि भाई बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
जी और जी बेटियों की हर मंच पे हर एक राजनीतिक दल बात करता है कि बेटियों को कैसे सशक्त करना है। तो हम्म ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से एक आप मंत्री को घेरते, मंत्री के बारे में कुछ अगर आपको ऐसे कुछ बातें पता चलती, कुछ आरोप होते, और वो भी देखिए जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप किसी को दोषी करार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेबुनियाद तरीके से, क्योंकि इस मामले की तुलना करनी पड़ेगी आपको। एक तरफ जब ईडी की जांच चल रही है, जी वहां पर कांग्रेस मुखिया को जांच के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहां जी पर निश्चित बात है कांग्रेस भी मौका ढूंढ रही है कैसे घेरा जाए भाजपा को। तो कोई तो, लेकिन ये मौका, ऐसा मौका, ऐसी बात करना, तो ये जनता को अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जनता जनार्दन होती है, जनता भली भांति समझती है कि हम्म यहाँ पर ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है और कोई मुद्दा बनता नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग बातें कर रहे हैं, और वो तो निश्चित बात है कि मामले की जांच होगी, मामले की तह तक जाया जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पर कि आपको मर्यादा में रहना चाहिए था, कि बच्चों को आप बीच में घसीट रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि सवाल ये बनता है कि अगर ये किसी एक आम नागरिक के साथ होता और वो 18 साल का किसी का बच्चा होता, जी बेटी जी होती, तो फिर क्या, फिर भी उसका बचाव बचाव होता। तो ये हम्म बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि राजनीति से ऊपर उठ के हम्म कई मुद्दों को देखना चाहिए, यही एक अपेक्षा करी जाती है नेताओं से, राजनीतिक दलों से। लेकिन हमारी राजनीतिक स्तर एक ऐसे मुकाम पे आ गया है यहाँ पर कि यहाँ पर किसी चीज की परवाह नहीं करते, और उसमें खुद का नुकसान होता है। कांग्रेस को तो हर एक उनके खुद के वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि आप आत्ममंथन करें। क्या कारण है कि इनका एक अलग गुट बना हुआ है, वो अलग नाराजगी, उनको नाराजगी है उनकी कांग्रेस को लेकर। तो ये बातें समझनी पड़ेगी कांग्रेस को कि यहाँ पर उनको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर विपक्ष एक मुख्य, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ने उभरना है, सामने आना है, तो रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। ये बातें करना कि यहाँ पर स्मृति ईरानी को किसी तरह से मौका, और तो बिल्कुल निश्चित बात है, सेल्फ गोल है। स्मृति ईरानी को मौका मिल गया, उन्होंने बोला कि क्योंकि मैंने कांग्रेस की लूट, 5,000 करोड़ की लूट को जागर करा, प्रेस वार्ता जी जी करी, उसके बाद मैं राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हुई चुनाव में 2014 में, 2019 में, तो हम्म उसका मेरे को आज खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो यही बातें हैं, जनता बिल्कुल जनार्दन है, जनता पब्लिक सब जानती है। हम्म शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, यही रीजन है कि सोनिया गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो उस पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अब कांग्रेसियों को एक बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया। हालांकि ये जांच का विषय है, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इन आरोपों की जांच भी की जाएगी। देखिए, दो चीजें बिल्कुल हैं। विपिन जी ने कहा कि यदि ये कोई आम 18 साल का बच्चा होता, ना कांग्रेस उठाती, ना चर्चा का विषय बनता। जी एक यदि आम 18 साल का बच्चा होता, तो जो आपको कंप्लेंट करनी है, जिस अथॉरिटी को करनी है, जो अथॉरिटी इसको लाइसेंसिंग देखती है, नहीं देखती है, गलत है क्या सही है, आप उस सिस्टम में कंप्लेंट करिए, हम्म ऑटोमेटिकली वो सब ठीक हो जाएगा। जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी। हम्म पर ये आम बच्चे नहीं है। जब किसी को, किसी की इज्जत को, किसी के एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको यदि कहीं ना कहीं हिट करना है, तो उसके परिवार को करो, उसके इतिहास को करो, उसको वो किस तरीके का उसका अपना रहने का तरीका है, क्या बोलने का तरीका है, ये विषय आज की राजनीति की शून्यता को दिखाते हैं। मेरा ये कहना है, राजनीति हम लोग कर रहे हैं एक राजनीतिक विषयों के ऊपर, कि भारत के अंदर कैसी सरकारें चलनी चाहिए, किस किस मुद्दे पर क्या राय होनी चाहिए, किस तरीके से भारत आगे जाए। हो सकता है हमारे कृषि नीति पर, आज अभी राजनाथ जी ने कहा जम्मू पर कि जवाहरलाल नेहरू जी से को हम गलत नहीं कर सकते, उनकी नीयत अच्छी थी, हो सकता नीति ना ठीक हो। कोई भी नीति बनाई जाती है वो एक अच्छे नीयत से बनाई जाती है, कई बार वो खराब भी हो सकती है। हम अपने लाइफ में, चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बार आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। स्मृति ईरानी और पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। बार है वैसे तो, क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है
जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? संदीप जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इस समय? ठीक है संदीप जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो आरोप स्मृति ईरानी की बेटी पर लगे हैं कि वो गोवा में एक अवैध बार चलाती हैं, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैडम, अभी एक्चुअली देखने जाए तो ये पूरी डिटेल्स मुझे है नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे मैंने अभी उनका सुना कि जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जी, तो उसके ऊपर ये आरोप लगना गलत है, ऐसा वो खुद कह रही है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जिनका राजनीति से लंबे लंबे तक कोई लेना देना नहीं, बेचारा किसी राजनीति वाले के यहाँ पे ऑर्डर, जो डेकोरेटर का बोलो, कोई भी चीज का जो काम करने जाता है, उसको भी बीजेपी सरकार ने छोड़ा नहीं है। उस टाइम मैडम ने ऐसी कमेंट देनी चाहिए थी कि उन्होंने भी उनके वरिष्ठ जो संस्थाएं हैं उनकी, तो उनको बोलना चाहिए था कि जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे किसी पे भी आप ऐसा आरोप लगाओ मत। उस टाइम तो उन्होंने सबको ईडी के इसमें ले लिया था, तो उस टाइम यही बात उन्होंने उस टाइम पे भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में यही कहा जाता है कि संस्कृति को अपनाओ। लेकिन आज देखा गया हो पूरा महाराष्ट्र की संस्कृति पूरी चेंज हो चुकी है। वो तो यही 2.5-3 साल 5 साल में ही हुई है।
तो फिर इसके दो बातें है जिम्मेदार ना उनसे सर, बोलिए। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नेताओं को ईडी के दायरे में लेकर आया जा रहा है, फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जोइश ईरानी का कोई लेना देना ही नहीं है राजनीति से। तो ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। वाकई में जोइश ईरानी तो राजनीति में है ही नहीं, तो उन्हें क्यों बीच में घसीटा गया? और ईडी का शिकंजा जिन पर कस रहा है महाराष्ट्र में, वो तो सक्रिय राजनीति में है और वो खुद भी सक्रिय राजनेता है। जिनके घर में शादी में भी मैडम, शादी में भी आप देखो, शादी में जिन्होंने ऑर्डर लिया उनके ऊपर भी ईडी ने कार्रवाई की हुई है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप नाम लेकर बात कीजिए ना। आपके ऊपर कौन सी ईडी की कार्रवाई हो रही है? आप बताइए कौन सा ऐसा नेता है जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई शादी में सामान लेने पर? आज राउत की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं राउत साहब की बात कर रहा हूँ। और अभी जो जितने विधायक लिए गए, हाँ, जितने भी अभी विधायक यहाँ से महाराष्ट्र से लिए गए हैं वो सबको ऐसा ही प्रेशर करके ही लिया गया हुआ है। मैं हम लोग को यही चाहते हैं कि ऐसी गद्दी राजकारण बंद कीजिए। किसका था आप बता दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, गठबंधन किसका था? जब भाजपा की आप बात करें, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब साथ में कौन था? हाँ, तो उस टाइम पे भी हमारा विरोधी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसी चीजें लानी ही नहीं चाहिए। जो आज चीजें हो रही है सबसे बड़ी, कुछ भी नहीं सब पे होनी चाहिए। फिर आज जिससे ईडी की जान जिससे ली गई थी उन लोगों को तो बीजेपी ने सरकार में ले लिया। तो उनको क्लीन चिट क्यों दी गई? आ रही हूँ विपिन जी, एक बार इनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए संदीप जी। तो आपको ये लग रहा है कि बीजेपी भी तो यही कर रही है, राजनेताओं को ईडी के शिकंजे में कस रही है। तो ऐसे में अगर विपक्ष के नेता ने किसी ऐसे शख्स पर आरोप लगाया जो सक्रिय राजनीति में है ही नहीं, तो वो सही है या उन आरोपों की जांच होनी चाहिए? आप दोनों चीजें कंपेयर कर रहे हैं ना सर? सही गलत की बात, हाँ, मैं सही गलत, क्योंकि क्या होता है कि कीचड़ एक बार उछल गया तो सब पे कहाँ पे ना कहाँ पे लगता ही है। मेरा यही कहना है कि जो राजनीति है, राजनीति से रिलेटेड रखो और फैमिली से रिलेटेड रहनी चाहिए। चलिए बोलिए विपिन जी। देखिए, दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक तरफ यहाँ पर बड़ा दिलचस्प हो गया है कि कांग्रेस ने तो अपनी प्रेस वार्ता कर ली और इल्जाम लगा दिए, आरोप लगा दिए स्मृति ईरानी की बेटी पर। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प, मैंने ये शब्द का इसलिए इस्तेमाल करा कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी भी एक बड़े मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है। 2 राज्यों में सरकारें हैं उसकी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनकी शराब नीति को लेकर घनघोर विरोध हो रहा है इस समय कांग्रेस और भाजपा ने घेरा हुआ दिल्ली में, राजधानी में। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी? वो खामोश क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, जिसकी जांच चल रही है, पहले राहुल गांधी को बुलाया गया, अभी 25 तारीख को दोबारा कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी को जांच के लिए जाना है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि टाइमिंग की बड़ी अहमियत है यहाँ पर, कि टाइमिंग को लेकर। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो कांग्रेस के धुरंधर है राहुल गांधी, उनको शिकस्त दी थी 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने। तो निश्चित बात है वो उन्होंने ये बात आगे रखी है कि ये क्योंकि मैंने उनको शिकस्त दी पहले चुनाव में 2019 के, उसके बाद मैंने उनकी जो लूट थी कांग्रेस की 5000 करोड़ की, जो बताया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो वो उस पे मैंने प्रेस वार्ता करी और कई बातें सार्वजनिक करी, तो ये उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो ये सारी तमाम बातें हैं। अंत में देखिए, अंत में जनता, जब लोकतंत्र के महापर्व होते हैं चुनाव, तो वहां पर जनता दूध का दूध पानी का पानी करती है। जनता के हाथ में कमान होती है और वो जनता जनार्दन होती है। जनता भली भांति समझती है कि ये जो क्या बातें राजनीति से प्रेरित और क्या असल मुद्दे हैं। जी मुद्दा ये है। देखिए शुभेंदु जी, ईडी का नाम बहुत आ रहा है सर, बार बार हर बात पे ईडी जरूर बीच में आ रही है। आप कुछ भी कर लीजिए, बात घूम फिर कर यही आएगी कि ईडी की कार्रवाइयां आपके द्वारा की जा रही हैं, तो अब विपक्ष कुछ तो करेगा ना। विपक्ष कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे? अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया, वो किस पार्टी के थे? ये शिवसेना के प्रवक्ता हैं। अच्छा, ठीक है। मैं एक चीज कहूंगा, कल कलकत्ता में कूड़े की तरह एक कमरे में नोट भरे थे, गाड़ियों में भर के लेके जाना पड़ा। जी।
और ममता जी कहती हैं हम जानते ही नहीं है इनको। और इतना नहीं जानते हैं, जब हमने फोटो दिखाई कि आपकी और आपकी देखो बातें चल रही हैं, तो भी नहीं पहचानी, जवाब नहीं दे रही हैं। और कहते हैं कि ये सब विपक्ष के ऊपर ईडी चल रहा है। पार्थ चटर्जी जी की याददाश्त ही नहीं आ रही है कि इतना पैसा उन्होंने कब और किसको दे दिया। सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में 350 करोड़ रुपए का 200 एकड़ लैंड खरीद लेते हैं दिल्ली में। दिल्ली में 200 एकड़ लैंड, आप लोगों को समझ में आता होगा क्या होता है। और उन पर एक्शन होता है, और कोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दिया, कई बार मांगा उन्होंने। जी जी। जब कोर्ट ने देखा कि उनके अगेंस्ट में जो है, जो प्रूफ है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो जेल में है। अब ऐसे केसेस में ईडी एक्शन लेता है। चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। बताइए शुभेंदु जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। और मैं यही पूछ रही थी कि इनमें से कोई मानने को तैयार नहीं है कि जो आरोप इन पर लगाए गए हैं वो एकदम सही हैं, बिल्कुल वैसे जैसे स्मृति ईरानी अभी नहीं मान रही हैं कि जोश ईरानी पे लगे आरोप सही हैं। देखिए, हम उस विषय को बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई यदि ईडी ने पकड़ा है उनको, उनके ऊपर केस कर रहे हैं, तो उनको जवाब दे देना चाहिए, हमारा लेना देना नहीं है। और जो जवाब दे रहे हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, कि हमको कोरोना हो गया था इसलिए हमारी याददाश्त चली गई है। ये पैसे कहां से आए, ये रुपया कहां से इकट्ठा हुआ, ये हमको याद ही नहीं आ रहा है। अब ऐसी बातें मंत्री कहेगा तो कैसे चलाएगा दिल्ली को। हमको तो हंसी आती कई बार कि एक और कह रहे हैं कट्टर ईमानदार, पद्म विभूषण दे देना चाहिए, केजरीवाल जी कहते हैं। दूसरी ओर उनकी याददाश्त चली गई है, तो मंत्री कैसे हैं। पैसा याद नहीं आ रहा है। कलकत्ता के जो सटोरिये हैं, जो कलकत्ता के जो ये नंबर 2 का पैसा ट्रांसफर करने वाले लोग हैं, हवाला के पैसे हवालिए, वो कहते हैं हमने पैसा लिया है और हमने ट्रांसफर किया, उन्होंने प्रूफ दे दिए हैं। परंतु केजरीवाल जी को ये सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उसमें संतलिप्ता है। फिर अभी एक्साइज का प्रॉब्लम आया, अब सीबीआई जांच करेगी तो फिर केजरीवाल कहेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, विपक्ष के साथ गलत हो रहा है। और ये भी कहेंगे साथ में, हमको तो कई बार शर्म आती है, कल मैंने कई चैनलों पे कहा और पब्लिक डिबेट्स में कहा, अब हमारे क्रांतिकारियों के अंदर भी बंटवारा करेंगे कि तुम किसकी औलाद हो और हम किसकी औलाद हैं। शहीद भगत सिंह जी और वीर सावरकर जी की यदि आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी तो वो सोच रही होंगी कि कैसा आदमी को बनाया हमने केजरीवाल जी को। या हमको शर्म आती है कि ये एक स्टेट का, जो दिल्ली का, देश का कैपिटल दिल्ली है, उसका चीफ मिनिस्टर है, जो ऐसी भाषा बोलता है कि हम किसकी औलाद है, तुम किसकी औलाद हो। असेंबली में बोलता है, हमको देखकर बीजेपी वालों की पैंट गीली हो जाती है। ये एक पढ़ा लिखा आईआरएस है क्या। शर्म आती है कई बार हमको, नाम के आगे जी लगाने में भी घृणा होती है अपने आप से। ये किस मानसिकता पे चले गए लोग। राजनीति के अंदर जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं, हम इशू बेस्ड बात करते हैं। आपके चैनल पे लगातार बहुत सारे विषयों पर, चाहे वो किसान आंदोलन से विषय जुड़ा हो या कोई हिजाब पर जुड़ा हो, हमने अपने विषय रखे, अपनी मानसिकता रखी है। पर हम इतने गिरे नहीं जितना ये लोग गिर गए। जवाब देना चाहिए इनको। ईडी ने क्वेश्चन पूछा है, आपको सामने प्रधानमंत्री का भी विषय आया, लगा साहब 10 साल तक उनको घेर के रखा गया उन विषयों के ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पे क्लीन चिट दी और कहा उन्होंने कि जिन लोगों ने ये सब षड्यंत्र किया था उन पर एक्शन होना चाहिए, तब तो इनकी आंखें खुलनी चाहिए। तब तक क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी ने भी ये कहा कि हम तो विपक्ष में थे, हमारे साथ गलत हो रहा है। हमसे प्रश्न पूछे गए, हमने जवाब दिया और हम स्वच्छ होके बाहर निकले। ऐसी हम कल्पना करते हैं राजनीति में। ऐसी आज राजनाथ जी ने भी बात कही, नियत सही थी, नीति गलत हो सकती है किसी की भी। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने जो ट्वीट किया है उसका तो आप सम्मान कर रहे होंगे ना सर। हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी का। उन्होंने ठीक बात कही। हमारे भी बच्चे 18-19 साल के हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं।
हमारे कई जानकार मेरे मित्रों के बहुत सारे दुकानों में वो हो सकते हैं, मेरे बच्चे यदि वहां जाते हैं तो उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है कि भाई सबको 10% मिलता होगा, तो हमारा जानकार है तो 15% डिस्काउंट दे देगा हमारे जानकारी के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के भी बच्चे को कहीं से भी जोड़कर, पवन खेड़ा ऐसे लोग, प्रवक्ता को जब बनाया जाता है किसी पार्टी में, पल्लवी जी, तो 1 लाख लोगों के बीच में से एक आदमी को चुना जाता है कि क्या बोल रहा है। और कई बार अरविंद केजरीवाल जी ने भी माफी मांगी है और राहुल गांधी जी बैकफुट पे गए हैं। तो राजनीति को इतना गंदा ना करें कि उसके अंदर खाली कीचड़ कीचड़ बचे। विपिन शर्मा जी जानते हैं, शिवसेना के अभी जो हमारे प्रवक्ता हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक भी एग्जाम्पल बता दें कि ईडी ने नॉन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया हो। हाँ, किसी केस में कोई फंसा हुआ है, गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उससे पूछा जरूर जाएगा, परंतु राजनीति मत करिए, लोगों को शांति से रहने दीजिए। अभी स्मृति ईरानी ने जो कहा कि जो भी आरोप लगाए गए तो अब वो कानून का सहारा जरूर लेंगी, यानी कि इन आरोपों का वो खंडन कर रही हैं, तो फिर हम यही समझे वो जो कानून का अब सहारा लेने वाली है स्मृति ईरानी, वो स्मृति ईरानी लेंगी या बीजेपी के द्वारा लिया जाएगा? देखिए, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है जी। बीजेपी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया कि बीजेपी का कोई बार है, ये स्मृति ईरानी जी को लगाया गया है, उनके परिवार पे लगाया गया है। और उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला विदाउट बीजेपी के मंच से उन्होंने बोला, और बड़ा हम उनका सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, और उन पे केस होना चाहिए जो लोग जिन्होंने ऐसा बोला है। और भाजपा का कोई इस मैटर नहीं है जिसमें भाजपा अपना कोई केस करे या। चलिए ठीक है। बाकी बीजेपी की तरफ से ये आधिकारिक बयान तो हम माने ना कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं जोश ईरानी पर, उनका आप खंडन करते हैं, या वो सिर्फ स्मृति ईरानी का आधिकारिक बयान है? हमने इसकी जांच नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा विषय नहीं है, ना ही मैंने उसको पढ़ा है, पर जो स्मृति ईरानी जी ने कहा है वो सच कहा होगा। हमारी पार्टी की लीडर है और उन्होंने बड़े स्ट्रांगली ये पॉइंट को रहा है, हम उनकी बातों को राजी हैं और उनकी बातों को मानते हैं। चलिए संदीप जी, आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की कम से कम जांच होनी चाहिए? वो तो एक्चुअली इसका मुझे भी खुद को पूरा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जैसे अभी सभी ईडी के बारे में बोला, मैं खाली उसके ऊपर 2 शब्द बोलूंगा कि उन्होंने जो बोला है कि ईडी ने जिसके ऊपर आरोप लगाए हुए उन्होंने उसके सामने जाना चाहिए। तो मैं उनको एक ही बोलूंगा कि ऐसा दे दीजिए कि बीजेपी के कोई भी जिन्होंने जितना इलेक्शन में डिक्लेयर किया है उतना ही उनके पास है। आरोप तो बहुत लगा गए थे, लेकिन बीजेपी में डाइवर्ट होने के बाद उनको क्लीन चिट मिला गया, तो फिर वो क्लीन चिट कैसे मिला वो भी उन्होंने बोलना चाहिए। विषय पे आप बात करें, मैं तो ये कहूँगा जो विषय है उस विषय पे हम लोग नहीं सर, विषय वही है, आप बोल रहे हो, आपकी बात हम लोग मानते हो, लेकिन सबके साथ न्याय एक जैसा होना चाहिए। अगर अपन न्याय की बात करते हैं तो सबके साथ, जो अपने पार्टी आपके पार्टी में आने के बाद न्याय चेंज हो जाता है और दूसरे पार्टी में रहेगी तो उसके लिए अलग न्याय रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? व्यक्ति ऐसा है, खुला व्यक्ति ऐसा है, इसके पास गलत पैसा है और इससे एक्शन होना चाहिए, ईडी एक्शन नहीं ले रही है। नहीं, उनका कंसर्न ये है कि कई नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ काफी केसेस थे या वो पुरानी किसी जांच में फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं सारे के सारे केस उनके रफा दफा कर दिए जाते हैं। कंसर्न नहीं है उनका कि ऐसा क्या हो जाता है अचानक। हमारा विपक्ष क्या कोर्ट में गया कि इनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए या सीबीआई की जांच होनी चाहिए? नहीं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, खाली टीवी चैनल पर बात करते हैं ये लोग। टीवी चैनल क्यों, पूरा महाराष्ट्र में हुई ये सर, आप टीवी चैनल की बात नहीं, हम लोग लाइव में देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव में हमारे सामने वाली बातें जो हम आपको बता रहे। तो सबके साथ न्याय एक ही होना चाहिए। पंतप्रधान अपने देश के, एजेंसी देश की है, सब पार्टियों के साथ एक ही न्याय होना चाहिए। हमारे पार्टी के अगर नेता गलत है तो उनके ऊपर भी वही केसेस होनी चाहिए जो विपक्ष वाले पार्टी पे होती है।
बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए लेकिन हो नहीं रहे ना सर, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी ही ऊपर कैसे सोच रहे हैं, विपक्ष पे क्यों नहीं हो रहे, खुद पे क्यों नहीं हो रहे। यदि नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार जाके कोर्ट में तो बोलो कि सर इन पर एक्शन लो। अरे भाई साहब को सरकार भी रही आपकी, भाई साहब को सरकार भी रही, एक जगह पे भी जांच कराई क्या आपने? क्योंकि आप खाली बातें करते हो। जनता पूरी देख रही है, जनता सब समझ रही है। केस लगने के बाद आदमी उधर जा रहा है तो उसका क्लीन चिट आ रही है, वो कहाँ कोर्ट में जा रहे हैं। नहीं लोग आपके जिसमें बैग से तप्पल केस लगा था, जितने एमपी आ गए, संदीप जी, ये सब दिख रहा है और विपक्ष को पता है कि ऐसा, एक मिनट बात सुनिए संदीप जी, तो विपक्ष एकजुट होता क्यों नहीं है इस तरह के मसलों को लेकर? आप एकजुट हुई है, आप लोग जाइए, आप अपने सबूत इकट्ठे कीजिए, आपको कौन जाने से रोक रहा है, कोर्ट में जाने से रोक रहा है? आजकल तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं, ये तो फिर भी इतने बड़े भ्रष्टाचार का मसला है, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मसला है। मैं वही बोल रहा हूँ, सबूत बीजेपी खुद निकाल रही है, बीजेपी की एजेंसी निकाल रही है और बाद में पार्टी में आने के बाद सबूत गायब हो रहे हैं। वो खुद ही न्यूज पे दिखा रहे हैं, अभी मैं तो नहीं दिखा रहा हूँ कि सब न्यूज चैनल पे खुद ही जब विपक्ष में रहते हैं उसी टाइम खुद ही सब पुरावे सब मीडिया में पेश करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद क्लीन चिट आ जाती है। विपिन जी, अभी हम लोग जनता पे नहीं, जनता को तो दोनों, मैं एक मिनट आग्रह करूंगा दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से कि बीच में ना कोई बोले। मैं कुछ बड़ी अहम बात बोलूंगा। देखिए, बड़ा आसान होता है कि एक दूसरे पे आरोप लगाना कि महाराष्ट्र में जब 2.5 साल ये सरकार चली महाविकास आघाड़ी की, तो वहां पर क्या हुआ था, एक न्यूज चैनल के साथ मीडिया पे गिरफ्तारी हुई, कितने एफआईआर हुए, तो वो सबके सामने है। और उसके बाद ये कोई ना कोई तो उत्तर देना पड़ेगा कि वहां के पुलिस मुखिया का क्या हुआ, गृह मंत्री का क्या हुआ, तो कितनी ये लोग कहां पर है आज। तो ये बातें सबके सामने बोलना बड़ा आसान होता है। और जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, जब आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वहां पर इतने नोटों के बंडल मिले हैं, तो वो क्या, वो तो प्रमाण है ही है, तो वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर बोला जाए कि बेवजह ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। और यही वही विपक्ष है। पहली बात तो विपक्ष मजबूत नहीं है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत होता है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी पे, वो बोला जाता था कि 2014 और 2019 के बीच में जो उनका कार्यकाल था, तो वो बड़े सॉफ्ट थे, वो कोई कार्रवाई नहीं करते थे, बोलते थे क्या बात है, बड़ा संकल्प लिया था भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कि हम कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारियां होंगी, क्या बात है, इन्होंने कोई काम ही नहीं करा। और तो अब जब कार्रवाई हो रही है तो उस पे भी यहाँ पर विरोध हो रहा है, उस पे भी नुक्स नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बहरहाल पल्लवी जी चर्चा पे रहना चाहूंगा। यहाँ पर जो बयान दिया है प्रियंका चतुर्वेदी ने, उस पे मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। उसके दो पहलू हैं। पहली बात, कहने वाले ये बोलेंगे कि अब इस समय यहाँ पर वो शिवसेना अपने संकेत दे रही है कि वो चाहते हैं कि हाँ, भाजपा के साथ उनकी जो दूरियां हैं वो कम हो और इसी तरह से एक अच्छा उनको एक मौका मिला है कि ये समर्थन करें। और दूसरी बात, अगर हम इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी बात है कि वो भी एक माँ है, उन्होंने बोला कि ऐसे बच्चों को पता नहीं होता है यहाँ पर कि क्या एक प्रक्रिया है कि आपको लाइसेंस कैसे लेना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए, नेताओं के बच्चों को या किसी के भी बच्चों को बीच में, तो कुछ एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उनको। तो ये दोनों पहलू है यहाँ पर, क्योंकि आज का जो चर्चा है जिसपे हम लोग आज ये मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो बड़ा गहन मुद्दा है यहाँ पर कि यहाँ पर कानूनी रास्ते तो दोनों के लिए खुले हुए हैं ना विपिन जी, ये कानूनी रास्ते स्मृति ईरानी के लिए भी खुले हुए हैं। वो जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती है, केस भी कर सकती है। उनके पास अगर पुख्ता सबूत है जी, अगर उनके पास प्रमाण है, और वो आरटीआई में तो जिक्र नहीं हुआ, आरटीआई का वो जो हवाला दिया उन्होंने, आरटीआई में कहाँ जिक्र है स्मृति ईरानी के बेटी का। तो दूसरी बात, इसलिए वो उनको ठेस पहुंची, उनको चोट लगी, तो उन्होंने प्रेस वार्ता करी और बिल्कुल बोला कि अब कानून का दरवाजा, वो कानून के न्यायिक प्रक्रिया पे वो जाएंगी और एक जो कार्रवाई बनती है वो करेंगी। तो वो सबको हक है यहाँ पर। अगर कांग्रेस के पास पुख्ता कुछ उनके पास प्रमाण होते तो वो उनको सार्वजनिक करना चाहिए था।
नेपाल के एक पब में दिखे थे राहुल गांधी, क्या उसी का बदला ले रही है कांग्रेस पार्टी? पल्लवी जी, मैं जवाब दूं? जी जी, देखिए, इसका बताइए उत्तर तो अवस्थी जी। देखो, हम्म। मैं तो खाली कुछ नहीं कहूँ, कोई भी आदमी पब जा सकता है, उसके व्यक्तिगत विषय हैं इस पे ना। हमको राजनीति करनी चाहिए। कोई पब जा रहा है, उसी हम्म। समय पर राहुल गांधी जी पब में गए थे। उन्होंने कहा कि वो किसी अपने मित्र की विवाह में गए हुए थे, तो जा जी। सकते हैं, विवाह कहीं भी हो सकता है। परंतु मैं यहाँ पे कहूँगा, उसी समय पर वो पब में थे और कुछ ही समय पहले वहाँ पर मोदी जी मंदिर में गए हुए थे। तो हम्म। अपना अपना चॉइस है इसमें। कोई मंदिर जाना चाहेगा, कोई पब जाना चाहेगा। हम्म। तो इसमें हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना ही भाजपा के लोगों को पब पर ऊपर, ना ही राहुल गांधी को मंदिर के ऊपर। तो वो सोच रहे हैं ना कि अब हमारे पास भी एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, तो चलिए ठीक है, हम अवैध बार का मुद्दा ही बना देते हैं कि आप तो पूरा का पूरा अवैध बार चला रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, ये कांग्रेस जो राष्ट्रीय विपक्ष की पार्टी है और राष्ट्र को विरोधी कर रही है, उसका ये उठाया हुआ विषय है। पर आपको बड़ा लगता है दुख कि होता इस है। विषय देखिए के अवस्थी ऊपर जी, अभी मैं इस मसले से हटके आपसे एक मतलब बात करना चाहूंगी। वाकई में जिन मुद्दों पर आप देखिए, बातचीत पार्लियामेंट होनी चल रहा चाहिए है, ना, उन महंगाई पर मुद्दों बात पर करिए। नहीं हो रही है अवस्थी जी बातें। पता है कैसे मुद्दों पर? अभी अवैध बार का मसला ले आए, नहीं तो फिर हिंदू मुसलमान पर बातचीत होती रहती है, कुछ नहीं तो सांप्रदायिक दंगों पर बातचीत होती रहती है। जो वाकई में मुद्दे होने चाहिए, अब उन पर डिबेट होना, बहस होना, उन पर चर्चा होना बंद हो चुका है। ना हम गरीबी के बारे में बात करते हैं, ना बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, ना भुखमरी के बारे में बात करते हैं। ये बातें तो पता नहीं हवा हवा ही हो चुकी है। महंगाई के बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं। हमारा विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष मजबूत हो जाए तो निश्चित बात है सरकार को घेरा जा सकता है। जी। और यही एक आम आदमी उम्मीद करता है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑल इज वेल। तो यहाँ पर अगर निश्चित बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लेकिन विपक्ष को आना चाहिए एक मंच पर। ये तो फिर इसको ऐसे भी देखा जाए ना अवस्थी जी, ऐसे देख लें कि आप इतना, सत्ता पक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि वाकई में विपक्ष अब मजबूर हो गया है कि किस मसले पर चर्चा की जाए। यानी कि सत्ता पक्ष जो मुद्दा देता है, विपक्ष उसी पर बात करता है। अवस्थी जी, मैं बड़ा शालीनता से कहना चाहूंगा पल्लवी जी हम्म। कि इस लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सशक्त विपक्ष चाहिए, और हमने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। और जब पैसा, दो चार पैसे डिवोल्यूट होता था, तो हम पूरे भारत में आंदोलन करते थे। इस तरीके का विपक्ष होना चाहिए। और एक बात और कहूंगा मैं, इस राजनीति से ऊपर उठ के, यदि विपक्ष में अच्छा विपक्ष कौन दे सकता है, तो उसमें कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि उसने 70 साल राज किया है, 150 साल की उसकी हिस्ट्री है, इतिहास है। और साथ में जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, टीएमसी, ये जो दीदी की, ये सब लोग सत्ता के लिए देश को बेच सकते हैं। इसमें कहीं भी हमको 1% भी डाउट नहीं है। पंजाब में देखा आपने, सरकार आते ही वहां पर खालिस्तानी झंडे दिखाई दिए। वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेशी लोगों का बहुत ज्यादा इन कहते हैं एक प्रेशर है, और ममता जी उस प्रेशर को इसलिए यूज करती हैं कि उनको वोट मिलते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे अच्छी भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रीय पार्टी है, देश को बंटने नहीं देगा, देश को बिकने नहीं देगा। इन आप और टीएमसी ऐसी पार्टियों के यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो। परंतु समस्या क्या है? आम आदमी कहता है, आम आदमी पार्टी कहती है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम भारत में सबसे बड़े, हमारा मॉडल, हम सबसे, लोग हमको पसंद कर रहे हैं। ममता जी कहती हैं लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और कांग्रेस तो अपना कह ही रहा है भैया हम ही हैं। एक भी, मैं कह रहा हूं, आज संसद में, संसद का सत्र चल रहा है, एक भी टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते, महंगाई पे कर लेते, तो मैं जवाब देता। ये तो कह ही रहे हैं ना कांग्रेस के सांसद कि हम तो महंगाई पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार भाग रही है चर्चा से। बिल्कुल नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको 3 दिन बाद का समय दे रहे हैं, आप पूरा दिन ले लीजिए। जो विषय है उसको एक सिस्टम से लाइए, महंगाई पर आइए, अग्निवीर पे आइए, जवाब दे रहे हैं। पर वो कहते नहीं, सबसे पहले हम इसी को बात करेंगे।
वो एक सिस्टम है चलाने का, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का सिस्टम है। उसमें एक नोटिस दिया जाता है, मंडे को तय होते हैं कौन कौन से टॉपिक होंगे। सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि आपको जो जो विषय लाने बताइए, सबको डेट देंगे हम जी। पर हम सबसे पहले ये बात करेंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है संदीप जी, आवाज मिल रही है? हाँ हाँ मिल रहा हूँ। संदीप जी, विपक्ष बिखरा हुआ है और यही कारण है कि जो वाकई में जमीनी मुद्दे हैं वो अब गौण हो चुके हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं वो गौण हो चुके हैं और आप लोगों की भी मजबूरी ये हो गई है कि इस तरह के बेफिजूल बेमतलब के मुद्दे उठाकर लाने पड़ रहे हैं। देखिए अभी ये जो मुद्दा है जी। ये मुद्दा अभी जो लिया हुआ है, अगर आप इसको महंगाई की तरफ से ले लेते हैं हाँ। तो इसके ऊपर हम लोग महंगाई की चर्चा करते थे। एक बात, अभी जैसे उन्होंने बोला विपक्ष बिखरा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को लोग बात ही करने देने रहे। आप देखिए जो विपक्ष बात करने जाता है उसको नोटिस जाती है, जो विपक्ष का लीडर जाएगा उसको नोटिस जाएगी, उसके हाईकमांड को आंदोलन से लंबे की बात है। यानी ये चीजें हैं। और मैं आज बोलता हूँ अगर इतना उनको है तो महाराष्ट्र में जो इतनी गंदी राजनीति हुई, उस टाइम में गुवाहाटी में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, लोग मरे, तब वहाँ की बीजेपी सरकार हमारे यहाँ के जो एमएलए वहाँ पे रुके थे तो उनको बचाने की कोशिश में पूरी बीजेपी सरकार वहाँ पे लगी थी। तब कहा गया इनका न्याय, तब कहा गए लोग। सर आपके खुद मंत्री वहाँ पे गंदी राजनीति ये थी कि भाजपा के साथ चुनाव लड़कर आपने उसी के पीछे चूड़ा भोग दिया। इससे बड़ी गंदगी क्या हो सकती है? हमारे आपको यदि 55 सीटें मिली थी, 50 सीटें मिली थी तो वो भी भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे, इसलिए मिली थी आपको। और जीतने के बाद हमारा जीतने के बाद आपने कांग्रेस, जीतने के बाद कांग्रेस और शरद पवार के साथ आपने गठबंधन किया, इसके कारण लोग आपको छोड़ के गए। वो भाई ठाकरे जी क्या देख रहे होंगे कि हमारी शिवसेना क्या हो गई? ये जनता सुनना चाहती है, इसको गंदगी कहते हैं जनाब। गंदगी और कुछ नहीं है, इससे बड़ी गंदगी क्या हो सकती है? 30 रह के उठ रही है संदीप जी की सरकार गिरने का दर्द अभी भूल नहीं पा रहे हैं संदीप जी। हाँ, मैं आपको बात कर रही हूँ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और आपको अभी भी लग रहा है कि हमारी सरकार गिरा दी गई। सरकार भी नहीं, पार्टी भी गिरा दी गई। सरकार तो जाने तक चली जाती, पार्टी में इनके नाम से शिवसेना रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी नहीं मालूम है। विपिन शर्मा जी, आखिरी कमेंट आप ही का चाहूंगी कि आखिर हम वाकई में जमीनी हित से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो लोगों के सरोकार के मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करना भूल चुके हैं और ये माहौल बनाया गया है या अपने आप बन गया है? पल्लवी जी पूरी तरह मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं यहाँ पर, क्योंकि कोई अच्छा मुद्दा लेके आए विपक्ष तो बात समझ आती है, गले उतरेगी जनता के भी और हर एक समाज के हर एक तबके के उसको समझ आएगा कि हाँ ये विपक्ष ने कुछ अच्छी बात करी है। यहाँ पर अगर तमाम चुनौतियां देश के सामने, तो वहां पर उसका दायित्व केंद्र सरकार का है कि कैसे उभारना है देश को, तो वहां पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और जो अभी सम्मानित शिवसेना के प्रवक्ता बात कर रहे थे, अपने विचार रख रहे थे, बोल रहे थे नोटिस आ जाते, ये बातें नहीं है, ऐसी बात से बात नहीं बनने वाली ये बातें बोलने से, क्योंकि यहाँ पर आप लोग तो कई बार संयुक्त विपक्ष की बैठक बुलाते हैं तो क्या नतीजा निकलता है ये तो आपको बोलना चाहिए, इसमें आत्ममंथन करने की आप लोगों को आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ये बोलना बड़ा आसान है, यहाँ पर कमर कसनी पड़ेगी। अगर ये देश हम सबका है और जितनी भी तो चुनौतियां हैं सब पे सबको अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यही नारा भी है देश का, प्रधानमंत्री का, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये वक्त आ गया कि अगर आपको देश को उभारना है तो ओछी राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा सबकी। ये बात सब पे लागू होती है, भाजपा पे भी, कांग्रेस पे भी, आम आदमी पार्टी पे भी, शिवसेना पे, सब पे। तो यहाँ पर तभी आप देश को उभार पाएंगे। देश को अगर आपने महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा और सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा, आशावादी होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।